अच्छा, आपने देखा है कि हम पाए को जो है वो 22/7 के इक्वल ले रहे होते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि भाई पाए जो है वो इक्वल होता है 22/7 के। हालांकि ये चीज गलत है, पाए कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता। पाए जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल होता है 22/7 के। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इक्वल नहीं होता। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे इक्वल नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पाए जो है वो बिल्कुल कभी भी कंप्लीटली 22/7 के इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। मतलब कि आप ये समझिए ऑलमोस्ट उसी के इक्वल होता है। ऑलमोस्ट का वर्ड आपने यूज करना है, बिल्कुल ही करीब तरीन होता है लेकिन कंप्लीटली इक्वल नहीं होता। अब देखो, आपने ये दो वैल्यूज पढ़ी हैं। आप जब भी इस पाए को इस सिंबल में लिखते हो या जब इसका डेसिमल वाला वैल्यू लिखते हो 3.14, तो आप उसको इरेशनल में कंसीडर करते हो। लेकिन जब आप इस नंबर को लिखते हो, पाए के इस वैल्यू को लिखते हो 22/7 के, तो आप इसको रेशनल में काउंट करते हो। ऐसे क्यों? अब देखो, पाए की जो अगर आप वैल्यू देखोगे ना, तो पाए की वैल्यू आएगी 3.14159 समथिंग ऐसे आएगी, और ये कंटिन्यूसली अनलिमिटेड तक चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अच्छा, उसके बाद ये जो 22/7 है, जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा 3.142857, और ये वाला रिपीट जो है वो पैटर्न कंटिन्यूसली जो है वो रिपीट होगा, और ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब देखो, यहाँ पर जो है ये मैंने जो है मोबाइल की कैलकुलेटर से निकाला है, लेकिन जब आप नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालोगे तो तकरीबन जो है वो पाए के डेसिमल के कुछ डिजिट्स और जो है 22/7 इसके जो है कुछ डिजिट्स आपस में सेम आएंगे। अब देखो, फॉर एग्जांपल 22/7 का कुछ क्या पैटर्न आया, 3.142857, ये अगेन रिपीट होगा 142,857, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसका भी आप जैसे समझे, अगर आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है 3.142857। अब ये कोई डिफरेंट नंबर देगा, 9142 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जब आप इसको थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करोगे। तो अब आप समझो मेन डिफरेंस क्या है। पहली बात देखो, दोनों जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। नॉन टर्मिनेटिंग अब दो किस्म के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है या फिर नॉन रिकरिंग हो सकता है। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है कि जो है पॉइंट के बाद एक तो नंबर एंड ना हो और किसी पर्टिकुलर पैटर्न पर वो नंबर रिपीट हो रहा हो। तो आप देखो, ये नंबर जो 22/7 के इक्वल है 3.142857, ये बार का मतलब क्या है, ये नंबर रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, और ये देखो एंड में नहीं हो रहा। तो देखो, ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आपको मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आपका रेशनल नंबर होता है। तभी जो है वो आप 22/7 के इस वैल्यू को क्या ले रहे होते हो, रेशनल नंबर ले रहे होते हो। या फिर अगर आप इस फ्रैक्शन को देखो तो 22 आपका क्या है, इंटीजर है, और 7 आपका क्या है, इंटीजर है। तो आपने रेशनल की ये भी डेफिनेशन पढ़ी है कि P/Q फॉर्म में लिखा हुआ और उसका P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो देखो, ये भी एक रीजन है कि आप जो है वो इसको इस तरह से रेशनल ले रहे हो, और इसको भी क्यों रेशनल ले रहे हो, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। इसी के बरक्स अगर ये वाला वैल्यू देखो, पाए का 3.14, मतलब ये जो पाए का वैल्यू, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो रहा। तो देखो, तभी आप इसको क्या कहते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपके कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तभी आप जो है वो पाए को इरेशनल में कंसीडर करते हो, और ये वाला नंबर जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, और इस नंबर को आप क्या करते हो, रेशनल में कंसीडर करते हो। तभी आप जो है इसको इरेशनल में लिखते हो, और आप इसको जो है वो रेशनल में लिखते हो। और ये भी चीज मैंने आपको बता दी कि ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, इतने इक्वल नहीं है। ये हमने वैल्यू ली क्यों है, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हो कि ये देखो, जो पाए का वैल्यू है ना 3.142857, ये कंटिन्यूसली चलेगा। ये जो 22/7 का वैल्यू 3.142857, ये भी कंटिन्यूसली चलेगा। तो अब इनके कुछ डिजिट्स जो फर्स्ट वाले हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ सिमिलर है 1428 तो इन दोनों के कुछ डिजिट्स शुरू में बिल्कुल ही सिमिलर है, तो हम कह देते हैं कभी कभी कि भाई ये इक्वल है। तो इन दोनों के शुरू के डिजिट्स सेम है, तो हम कहते हैं इक्वल है। तो देखो, जब इनके आगे फर्दर जो भी नंबर्स हैं ना, उनमें कोई खास किस्म का डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही आप ये कहें कि निग्लिजिबल डिफरेंस है। तभी जो है आप इसको इक्वल कह दे, तो भाई चलो भाई इसको इक्वल मान लो, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही जो आप ये समझे स्मॉल चेंजिंग है, बिल्कुल ही निग्लिजिबल है। तो एक रीजन आप ये दे सकते हो कि भाई तभी हमने पाई को 22/7 के इक्वल ले लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों के डेसिमल में इतना कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि पाई को 22/7 के बराबर हमने इसलिए लिया है
कि जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें ऐसी कंडीशन बन जाती है ताकि वहां पर हमारी सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके सामने लिखा हुआ हो कि भाई मुझे 14 पाई की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, 14 क्या करोगे, पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7। अब आप टेबल लगाओ, 7 × 7 2 7 14, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो 44। हालांकि 14 पाई 44 के इक्वल नहीं होता, लेकिन देखो सिंप्लीफिकेशन हमारी इजी हो गई, तभी जो है हमने 22/7 ली है वैल्यू पाई की। अगर आप इसकी डेसिमल वाली रखोगे, है ही नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं पाएगी, बिल्कुल आसान नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, तभी हमने ये वैल्यू ली है सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाने के लिए। और जो आप पाई को कंसीडर करते हो इरेशनल में, क्योंकि वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और 22/7 अगर इसको देखो रेशनल नंबर में है और ये फ्रैक्शन में है, और इसका पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, और इसकी अगर डेसिमल वैल्यू भी देखो तो जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है और आप इसको रेशनल में कंसीडर करते हो, और ये चीज भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम थोड़ा डेसिमल को देखें तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रियल नंबर्स की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल में लिख सकें, इसका मतलब है वो हमारे रियल नंबर्स हैं। अब देखो मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि भाई आप कहते हो नेचुरल नंबर भी रेशनल है और रेशनल भी आप सारे जो है वो आपके रियल में आ जाते हैं, तो देखो अगर आपसे कोई कहे भाई 2 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, अगर ये रियल है आप 0.0 लगा दो, देखो ये डेसिमल में बन गया। आप 1/2 को डेसिमल में कैसे लिखते हो, आप 0.5 लिखते हो। आप -1/2 को कैसे लिखते हो, आप -0.5 लिखते हो। आप -3 को डेसिमल में कैसे लिखोगे, आप लिखो -3.0। तो देखो आपका डेसिमल बन रहा है। तो ऐसी भी डेफिनेशन आप कह सकते हो कि ऐसे नंबर्स जिनको आप पॉइंट में लिख सको, जिनको आप डेसिमल नंबर्स में लिख सको, तो उनको आप क्या कहते हो, रियल नंबर्स कहते हो। और टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो ये सब आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो देखो इस तरह से जो है वो हम इन सबको डेसिमल में लिख सकते हैं। अब देखो हमें कैसे पता चले कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है। नंबर 1, अगर आपके पास फ्रैक्शन में बात आए, अगर आपके सामने फ्रैक्शन में लिखा हुआ 2/-3 फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन में चीज है, अब आपको कैसे पता करना है रेशनल है या इरेशनल है। आपकी डेफिनेशन क्या है रेशनल की, एक तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो सही है, पहला स्टेप मान रहा है कि भाई ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो 2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, इसका मतलब ये आपका नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर है। सही है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास डेसिमल नंबर आ जाए और आपको पता करना हो कि भाई मुझे ये बताओ कि ये रेशनल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या, आपको पता है रेशनल कौन से होते हैं डेसिमल में, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो मतलब एंड हो वो हमारे रेशनल है डेसिमल में, और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड ना हो लेकिन वो रिकरिंग और रिपीटिंग हो उसको आप क्या कहते हो, रेशनल। तो देखो ये एंड हो रहा है, इसका मतलब ये आपका नंबर कौन सा है, रेशनल। या फिर अगर इसी के ऊपर बार लगी हो या ये रिपीट हो रहा हो बार बार, तो इसके ऊपर अगर बार लग रही हो और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो तो इसका मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ये भी आपका कौन सा नंबर होता है, रेशनल होता है। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में आए या डेसिमल में आए तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि वो रेशनल है या इरेशनल है। अब देखो अगर फ्रैक्शन में चीज आए अगेन एक और, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ √3/4, अब आपको पूछे कि भाई ये रेशनल है या इरेशनल है, आप क्या करो, अगेन कंटिन्यू चेक करो कि भाई p जो है वो इंटीजर है, q भी इंटीजर है, अगर है दोनों तो इसका मतलब वो रेशनल है, अगर नहीं है एक भी अगर इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब है वो इरेशनल है। अब देखो √2 √2 ये आपका इंटीजर नहीं है, 4 आपका इंटीजर है, लेकिन बातें क्या थी कि भाई रेशनल के लिए p भी इंटीजर हो q भी इंटीजर हो, यहाँ पर तो p इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये आपका रेशनल नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर है। आप इसको कंप्लीटली जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। या फिर जो भी कोई रूट में नंबर आए वो आपके सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो ना फिर तो वो आपका रेशनल बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, √9 हो गया आपका, √4 हो गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, √4 होगा आपका, 9 होगा, मतलब जो भी इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हो। अच्छा ये भी चीज आपने देख ली कि कौन से रेशनल हैं कौन से इरेशनल हैं, तो इस तरीके से आप पता करोगे। और अगर यही चीज डेसिमल में आ जाए तो आपको पता है कौन से नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो रहे हैं तो उनको आप क्या कहते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ये डेसिमल्स आपके इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.3149820 और ये आपका अप टू सो ऑन चलता जाए, तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है या डेसिमल के फॉर्म में, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पता करना है कि आपका रेशनल है या इरेशनल है।
कुछ बिल्कुल ही बेसिक सेट्स हैं, बिल्कुल नंबर सेट्स हैं, कुछ आपको पता भी होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इसके बता देता हूँ। देखो पहला सेट होता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो आपके 1 से स्टार्ट हो, और नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हो। उसके बाद आपके पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हो और 0 भी इंक्लूड हो, तो उसको आप क्या कहते हो? होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स के बाद सेट होता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हो, डिनोट करते हो। और इंटीजर्स में आपके कौन से नंबर्स होते हैं? आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, और अगर 0 इंक्लूड है उस सेट में तो इसका मतलब वो आपके इंटीजर्स है। या आप ये भी कह सकते हो कि होल नंबर्स मौजूद हो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मौजूद हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये आपका इंटीजर्स का सेट है। उसके बाद पी आपका शो करता है प्राइम नंबर्स को। अब देखो प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जो है 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा ना हो या 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, तो वो आपका प्राइम नंबर होता है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे 2 है तो 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 का एक फैक्टर है भाई 1 और एक वो है खुद है, तो इसका मतलब है ये जो है इसके 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हो? प्राइम नंबर्स कहते हो। या आप ऐसे कह लो कि जो उनकी टेबल में आते हो आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे 1 इंटू 2 है तब भी आपका 2 आएगा, या फिर 2 इंटू 1 करो तब भी आपका 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये इसकी क्या है? फैक्टर्स हैं, और इस नंबर को आप क्या कहोगे? प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, जस्ट 2, और वो 2 कौन से हो? एक आपका 1 हो और एक वो आपका इटसेल्फ हो, मतलब खुद हो, तो आप उनको क्या कहते हो? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपके कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, उसके बाद हो सकता है 11, 13, तो इस टाइप के नंबर्स आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का के साथ एक और सेट होता है, वो होता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने 6 लिखा हुआ है, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आपका जो है वो 1 भी है, आपका जो है 2 भी है, और आपका जो है वो 3 भी है। तो देखो 2 से ज्यादा होगा, ये इट सेल्फ भी काउंट होगा, तो इसका मतलब है देखो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो इन नंबर्स को आप क्या कहोगे? कंपोजिट। और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसको आप क्या कहोगे? प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स आपके ये होते हैं। उसके बाद ओ शो करता है ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर्स आपको पता है जिनका जो है रिमाइंडर 1 आए, तो उन नंबर्स को आप क्या कहते हो? ऑड नंबर्स। या आप ये कह सकते हो कि ऐसे नंबर जो बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, तो इसका मतलब वो हमारे ऑड नंबर्स है। वो हो सकता है 1, 3, 5, 7, ये आपको पता है। उसी के बाद एवन नंबर्स। एवन नंबर्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, या फिर आप ये कहें जिनका रिमाइंडर 0 हो, तो आप क्या कहते हो? एवन नंबर्स। 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 ये आपके नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये चीजें आप नेगेटिव भी करोगे, मतलब अगर नेगेटिव ऑड नंबर्स कहें तो आप इनके साथ नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव इवन नंबर्स कहें तो आप इनके साथ नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कहें तो आप इनके साथ नेगेटिव लगा दो। उसके बाद रियल नंबर्स अभी हमने पढ़ा, रेशनल होता है और इरेशनल होता है, इन दोनों की यूनियन, इन दोनों के कलेक्शन को आप क्या कहते हो? रियल नंबर्स। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और उनका पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और क्यू प्राइम आप शो करते हो इरेशनल नंबर्स के लिए। इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है जिनको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पहले जो है आपका सबसे बड़ा सेट क्या होगा? फिलहाल आपके लेवल पर आप कहोगे रियल नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट है। तो आप क्या कहोगे? पहले नंबर कौन से होते हैं? रियल होते हैं। अब रियल में 2 किस्म के नंबर होते हैं। एक आपके नंबर होते हैं जी रेशनल, जिनको मैं चलो मैं फुल नेम लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। उसके बाद आपके पास होते हैं इरेशनल। तो पहले आपके पास कौन से नंबर्स होंगे? रियल। रियल में 2 कैटेगरीज होती हैं, रेशनल और इरेशनल, ये आपने पढ़ी है। अब देखो रेशनल में 2 किस्म के आते हैं। एक आपके आते हैं जी, आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जो लिखे हुए हो, और दूसरे भी देखो होते फ्रैक्शन में ही है, लेकिन नॉर्मली हम उनको ये भी कह देते हैं कि ये इंटीजर्स के फॉर्म में है। तो आप ये कह सकते हो कि रेशनल को आप 2 नंबर्स में, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। एक आप कहोगे कि फ्रैक्शन वाले नंबर्स, मतलब जिनको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हो, और दूसरे इंटीजर्स, मतलब जिनका हम डिनोमिनेटर नहीं दे रहे होते लेकिन आप वहां पर 1 समझा जाता है। जैसे देखो -2/1, यहाँ पर कोई तो पंक्ति नहीं है इसलिए हम कहते हैं बस ये इंटीजर्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है रेशनल को ब्रेक कर सकते हैं फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में, इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अब अगेन मजीद फ्रैक्शन को भी आप डिवाइड कर सकते हो। एक फ्रैक्शन आपका होता है कॉमन फ्रैक्शन और दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। ये चीज हम डेसिमल और जो फ्रैक्शन का चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे। कॉमन फ्रैक्शन आपका वो होता है जिस भी फ्रैक्शन का अगर कोई भी डिनोमिनेटर हो सिवाय 0 के, तो वो हमारा क्या होता है? कॉमन फ्रैक्शन, मतलब कोई भी कॉमन नंबर हो। और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो या उसकी कोई पावर हो,
तो उसको आप क्या कहते हो, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 1/100 है, ये भी देखो 10 की एक स्क्वायर है, तो आप ये कहोगे कि ये डेसिमल है। और सारे डेसिमल आपके कॉमन भी होंगे क्योंकि वो भी एक कोई कॉमन नंबर है। उसके बाद अगर आप इंटीजर्स में देखो तो इंटीजर्स को भी आप ब्रेक कर सकते हो कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो इंटीजर्स में एक नंबर्स आते हैं आपके पास जो है होल नंबर्स आप कह लो, और फिर आप कह लो कि भाई नेचुरल नंबर्स आते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। या फिर आप क्या कहो कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं, जीरो आता है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो ये सब चीजें आपकी इसमें आ रही होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा ट्री डायग्राम होता है कि सबसे पहले जो बड़ा सेट होता है आपका रियल नंबर्स होता है, वो दो कैटेगरीज में टूटता है, रेशनल और इरेशनल। अब मजीद रेशनल के टाइप्स होते हैं, एक फ्रैक्शन और इंटीजर्स। और फ्रैक्शन में आप देखोगे एक कॉमन फ्रैक्शन की कुछ जो है वो कॉमन फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे, कुछ आपको डेसिमल फ्रैक्शंस मिलेंगे। और इंटीजर्स में आपको क्या मिलते हैं, होल नंबर्स मिलते हैं और आपको नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं ना, होल में अगर नेचुरल आ गए तो आप क्या कहोगे, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। या तो आप कहो कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो मिलता है। या आप कहो कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है आपके पास नेचुरल नंबर्स भी आ गए, लेकिन नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले भी होल में आ गए। तो ये है आपका एक थोड़ा सा ट्री डायग्राम।